अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं सेठी से सवाल। मैं हूँ सैयदा आयशा नाज, मेरे साथ मौजूद हैं नजम सेठी साहब। अस्सलामुअलैकुम। नजम सेठी साहब, मुल्की सियासत में, मुल्की मामलात में अमन व अमान के हवाले से जो चीज़ सबसे ज़्यादा ज़ेर बहस है वो है ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम, जिसका ऐलान हुआ। फिर उसके बाद हमने देखा कि कंसेंसस पैदा करने की कोशिश की जा रही है। तो वज़ीर आज़म को भी शायद ये मशवरा मिला कि आप एक APC बुला लें। तो वज़ीर आज़म जो हैं वो अपने विज़िट से वापसी पर APC बुलाने का इरादा रखते हैं। अभी तारीख़ का बाकायदा तौर पर ऐलान नहीं किया गया, लेकिन इत्तफ़ाक़ राय पैदा करना शायद इस हुकूमत के लिए सबसे बड़ा चैलेंज होगा। ऑपरेशन के ऐलान के साथ ही आवाज़ें बुलंद होना शुरू हो गई थी। KP से स्पेशली डिफरेंट पार्टीज़ ने इस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था और इमरान खान साहब ने भी। एक बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है, वो अपनी जगह पर बहुत अहम है, लेकिन ख्वाजा आसिफ ने कहा था कि इत्तफ़ाक़ राय ना भी पैदा हुआ तो फिर भी ऑपरेशन शुरू हो जाएगा। वो जो डेवलपमेंट है वो ये कि जिनसे हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि वो आएंगे इस APC में, वो हैं इमरान खान साहब। उन्होंने कहा वो मुल्की मफाद के लिए आने को तैयार है, तो ये गैर मामूली है। लेकिन उनका ये फ़ैसला क्या कोई डिफरेंस क्रिएट कर सकता है, ये तो मैं आपसे जानूंगी। लेकिन ख्वाजा आसिफ ने इस आमादगी के हवाले से कहा है, वो इंटरेस्टिंग है जी। मेरा ख्याल है कोई अंदरगाना गुंजाइश उनके दिल में पैदा हो रही है कि वो इस किस्म की डिमांड्स कर रहे हैं और साथ APC में भी शिरकत कर रहे हैं। लगता है कि मौसम तब्दील हो रहा है। फवाद चौधरी साहब ने कहा था कि अगर माइनस इमरान खान APC होती है तो बेमानी होगी। अब इमरान खान साहब शिरकत करने जा रहे हैं, ये कैसे रातों रात तब्दीली आई स्टांस में? देखिए, पहली बात तो ये है कि मैं ख्वाजा आसिफ से इत्तफाक नहीं करता। अच्छा। कोई तब्दीली नहीं आने वाली, कोई मौसम नहीं तब्दील होने वाला, कोई खान साहब के दिल के अंदर कोई नरमी नहीं है टुवर्ड्स द इस्टेब्लिशमेंट या टुवर्ड्स द गवर्नमेंट। तो ये गलत फहमी जो है, ये जितनी जल्दी दूर हो जाए उतना अच्छा है। अब आप आइए, सवाल ये, मैं क्यों कह रहा हूँ ये, क्योंकि अगर आप ये समझते हैं कि खान साहब की फ़ैसला उन्होंने ये किया है कि अब तावन का वक्त आ गया है, कोई ओपनिंग्स क्रिएट करनी है, तो इसलिए मुझे भी इस कॉन्फ्रेंस में अपनी पार्टी की शिरकत अनाउंस करनी चाहिए, तो ऐसी सिचुएशन नहीं है। मेरी ये प्रेडिक्शन है कि खान साहब और उनकी पार्टी हर किस्म के मिलिट्री ऑपरेशन के ख़िलाफ़ हैं। पहले दिन से ख़िलाफ़ थे, हाल ही में उन्होंने फिर इसका अपना इजहार किया, अपने खिलाफ जो उनकी इख्तलाफ है इसके ऊपर, और अब भी मैं समझता हूँ वो बिल्कुल नरमी नहीं शो करेंगे। खान साहब की पॉलिसी ये है कि हर स्टेज पे जो भी ये हुकूमत या ये इस्टेब्लिशमेंट कहती है कि ये नेशनल इंटरेस्ट में है, IMF प्रोग्राम नेशनल इंटरेस्ट में है, ये नेशनल इंटरेस्ट में है, वो नेशनल, खान साहब उसके ऊपर पानी फेर देते हैं। खान साहब बिल्कुल वो सोचते नहीं है कि ये नेशनल इंटरेस्ट में ये नहीं, वो ये सोचते हैं कि इनको मजबूत नहीं होने देना, ठीक है, इनको हर स्टेज पे डिस्टेबलाइज करना। तो मैं ये समझता हूँ कि खान साहब ने ये जो फैसला किया है, ये इसलिए किया ताकि ये अपने लोगों को वहाँ भेजें, खुद नहीं जाएंगे, जाहिर है कोई टीम बनाएंगे, और मेरा ख्याल है वो टीम भी जो है इतनी हाई पावर्ड नहीं होगी। अच्छा। होगी मगर इतनी हाई पावर्ड नहीं होगी, और जाएंगे वहाँ, और ये बेसिकली ये तो कहा, कहने खान साहब ने कहा कि हम ऑब्जर्वर के तौर पे जाएंगे जी। मेरा नहीं ख्याल ऑब्जर्वर के तौर पे जाएंगे, ये वहाँ टेढ़े सवाल पूछेंगे और इख्तलाफ करेंगे, और बाहर आके यही कहेंगे कि हम इसके हक में नहीं हैं। अच्छा। क्यों? क्योंकि ये अवाम के ख़िलाफ़ है, उस अवाम उन इलाकों के। तो जो खान साहब की पुरानी पॉलिसी आयशा, ये उसी को बरकरार रखेंगे। अच्छा। और ये उन्होंने एक मौका मिल गया है। एक तरफ तो ऐसे जैसे कि हम नेशनल इंटरेस्ट में इकट्ठे हो सकते हैं, दूसरा ये कि जब ये वक्त आता है तो उस वक्त वो बिल्कुल बरक्स पोजीशन ले लेते हैं, और मैं समझता हूँ ये इस पॉलिसी के ऊपर भी बरक्स पोजीशन ली जाएगी। अच्छा। कोई किसी किस्म की फैसिलिटी नहीं दी जाएगी। अच्छा। PTI बिल्कुल अपोज करेगी, और मैं समझता हूँ मौलाना फजल रहमान भी जब ये सुनेंगे बातें वहाँ और ख़ुद कुछ करेंगे भी, उसके बाद बाहर आके भी वो अपनी इख्तलाफ की बात करेंगे। तो ये खान साहब से और मौलाना से तवक्को करना कि वो इस ऑपरेशन के हक़ में होंगे, वो नहीं होगा। वो यानी सियासी पॉइंट स्कोरिंग से ज़्यादा ये कुछ नहीं होगा। अच्छा, जो उन्होंने बातें की हैं कि अफ़गानिस्तान का अभी तक विज़िट नहीं किया इसहाक डार साहब ने, फॉर्मली कुछ कांटेक्ट हुआ और एक दूसरे के साथ ट्विटर पे भी हुई खैर सगाली के जज्बात का तबादला। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी अफ़गानिस्तान को उस तरह से इंपॉर्टेंस नहीं दी जिस तरह से इमरान खान साहब समझते थे कि फ़ैज़ हमीद उनके दौर में DGISI देख रहे थे मामलात को। तो उनकी ये बातें, और TTP से रिलेटेड भी, कि जब तक आप उनके साथ मामला तय नहीं करेंगे ये इस तरह से यही बातें अगर वो जाके APC में करते हैं तो उनके तहफ़्फ़ुज़ात को किसी न किसी हद तक भी नहीं सुना जाएगा। नहीं, उसकी वजह ये है, सुना तो जाएगा, मगर
एक्शन नहीं होगा। उसकी वजह यह है कि इस एस्टेब्लिशमेंट ने और इस गवर्नमेंट ने जिस हद तक रिमेनिंग विद इन द डिप्लोमेटिक नॉर्म्स, इन्होंने बड़ी कोशिश की है अफ़गान तालिबान को समझाने की। और जब तक कोई वहाँ से कोई पॉजिटिव चीज़ ना नज़र आए उस वक्त तक कोई बड़ा लीडर वहाँ नहीं जाएगा, क्योंकि अगर बड़ा लीडर वहाँ जाता है और नाकाम होकर आ जाता है तो वो फिर बुरा लगता है ना कि ये इतना प्राइम मिनिस्टर गया और मिलिया नहीं, ठूठू मिले। तो आपने देखा मौलाना फजल तो गए थे ना जी, कुछ नहीं हुआ ना। तो अब वो अपने लिए गए थे या पाकिस्तान के मामला के लिए? अपने लिए क्या जाना था, उन्होंने पाकिस्तान के लिए गए थे, बिकॉज ही इज ऑल्सो अफेक्टेड। उनके इलाके सबसे ज्यादा वहाँ दहशतगर्दी, पार्टी को भी तो अटैक हो रहा था, तो इसलिए वो गए थे। तो मगर उन्हें किसी ने, तालिबान ने घास नहीं डाला। अब बात यह है कि इसीलिए यहाँ कोई सीनियर लीडर जो है वो वहाँ नहीं जाता। यहाँ तक कि तालिबान में जो भी डिस्कशंस हो रही हैं दोहा के अंदर, वहाँ पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन की भी ज़रूरत थी ताकि उनको समझाया जाता, मगर तालिबान ने ऑब्जेक्ट किया कि पाकिस्तान यहाँ नहीं आएगा, दोहा में हमारे साथ नहीं बैठेगा, हम इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ बात कर रहे हैं, तो पाकिस्तान अपने मसले यहाँ मत लाए। तो मेरा वहाँ से कोई नहीं हो रही, और इसलिए यहाँ बड़े मसले बने हुए हैं, इनको समझ नहीं आ रही हाउ टू डील विद इट। इसीलिए ख्वाजा आसिफ जैसे लोग अब ये कहने लगे हैं कि फिर अगर ऐसे ही हुआ तो हम मिलिट्री ऑपरेशन करेंगे अगेंस्ट द TTP। अब बात ये आसान है कहना क्योंकि आप बड़े तकड़े हैं, मगर ये करना बहुत मुश्किल है। उसकी वजह यह है कि अगर आप जैसे ही आप ये करेंगे तो फिर तो आप समझें एक पॉइंट ऑफ नो रिटर्न आ जाएगा ना। ये अफ़गान तालिबान वो हैं जिन्होंने अमेरिका को डिफीट किया, ऐसे ही है ना। तो अगर इनकी तरफ से थोड़ी सी एग्रेशन आ गई, आज 10-15 हज़ार पाकिस्तानी तालिबान वहाँ बैठे हुए हैं, वहाँ से ऑपरेशंस कर रहे हैं, यहाँ छोटे छोटे दस्ते आते होंगे, वो कर जाते हैं, कुछ लोग यहाँ भी सिंपैथेटिक हैं। तो अगर वहाँ से अफ़गान तालिबान ने ये फ़ैसला किया कि हम भी इनकी मदद करेंगे, एक्चुअली मदद करेंगे, तो हम कुछ नहीं कर सकते। क्या कर सकते हैं? कैन वी इन्वेड अफगानिस्तान? अमेरिका नहीं कर सका तो हम कर सकते हैं? नहीं। तो ये अफगान को, तालिबान को प्रोवोक करना वुड बी अ डिजास्टर फ्रॉम आवर पॉइंट ऑफ व्यू। अब हमारे लिए मसला ये है कि वो सारे रास्ते बंद हुए हैं। अब वो TTP वाले जो हैं उन्होंने हमारी नाक दम किया हुआ है, और हमें समझ नहीं आ रही कि हम उनके साथ कैसे डील करें। इसीलिए जनरल फैज़ हमीद वगैरह ने और इमरान खान ने यही सोचा था किसी तरीके के साथ इनको अकोमोडेट करके इनके जो लोग हैं वापस उनको लाया जाए और सेटल किया जाए। मगर वो पॉलिसी फेल इसलिए हो गई कि वो उनका इरादा ही नहीं है सेटल होने का, उनका इरादा है कॉन्कर करने का फाटा। वो तो सारे अपना एक बेस एरिया बनाना चाहते हैं। वो तो चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर फाटा का सारा इलाका या बड़ा इलाका उसका वो इनके हवाले हो जाए, वहाँ इनकी गवर्नमेंट हो। हाँ। वो एक किस्म की गवर्नमेंट बन जाएगी ना, एक गवर्नमेंट। हाँ। फिर वहाँ से ये अपने टेंटिकल्स जो है बढ़ा सकते हैं, वो एक्सपैंड करना चाहते हैं। तो वो तो ये इससे कम एक्सेप्ट नहीं करते। और उनके लिए जंग करना इज अ वे ऑफ लाइफ। उनके लिए तो कोई ना सहूलतें हैं, ना ये है ना वो है, वो तो एक बंदूक पकड़ी हुई है और 10 महीने वो वही कपड़े पहन के फिरते हैं। और वो गुरिल्ला वॉर के वो उनके लिए गुरिल्ला वॉर इज नॉट, इट्स अ वे ऑफ लाइफ। लेकिन तो ये मसला है, इसलिए मैं समझता हूँ कि इट्स अ वेरी सीरियस इशू। अब हाउ ये जो सारा नया ऑपरेशन है इसके क्या पहलू हैं, कैसे ये करेंगे, अभी तक तो सामने कुछ भी नहीं आ रहा। तो जो भी आयशा प्रेस रिलीजेस आ रही हैं या बातें हो रही है उसमें कोई वजनी बात तो है नहीं कि करेंगे क्या। तो हम ये भी ज्वाइन करेंगे, वो भी ज्वाइन करेंगे, कुछ पता नहीं चल रहा करेंगे क्या। और शक ये है कि एक्चुअली फिजिकल ऑपरेशन जब होगा तो फिर और उसी किस्म के मसाइल ना बने जिस किस्म के पहले थे डिस्प्लेसमेंट के। वो जो जैसे KP में कुछ आवाज़ें भी उठ रही हैं इसके ख़िलाफ़, और जिस तरह का रिएक्शन या हम इसे आलमी फोरम पर लेकर जाएंगे, इस तरह की बातें पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ KP ग्रुप से हो रही हैं। क्वेश्चन ये है कि APC में सिर्फ ब्रीफ किया जाएगा आपके ख्याल में? APC सबसे पहले तो ये बताएं आपकी प्रेडिक्शन क्या कहती है, होगी भी जैसे पिछले साल मुलतवी हो गई थी, शहबाज शरीफ साहब ने बार बार इंदिया दिया, 3 तारीखें आई भी लेकिन नहीं हो पाई। अब देखिए ना, ये जो कोर कमांडर्स की मीटिंग हुई है जिसमें उन्होंने एक फिर बयान दिया है कि हम पीछे नहीं हटेंगे, हम ये करेंगे। उन्होंने कहा जो कयास आराइयाँ हो रही हैं उन पे तशवीश है, जो तनकीद की जा रही है बिला जवाज़ है, बिला जवाज़। तो अब बात यह है कि ये एक अपॉर्चुनिटी है गवर्नमेंट को कि फिर अपनी सिंसेरिटी दिखाने की कि हमने पूरी कोशिश की थी लोगों को साथ ले जाने की, मगर ये बात नहीं मानते, जो कि होगा नहीं मानेंगे ये। अच्छा। ये ना मौलाना मानेगा ना इमरान मानेगा, जो भी ये कहेंगे वो नहीं मानेंगे। उनके और सियासी इंटरेस्ट हैं और तजिया भी उनका फ़र्क है। मगर बात यह है कि उनके पास सोल्यूशंस भी तो नहीं है ना। क्या मौलाना फजल के पास कोई सोल्यूशन है? नहीं है।
क्या इमरान के पास कोई सोल्यूशन है? नहीं, उन्होंने ट्राई कर लिया ना जी, सोल्यूशन, जी। तो वो नहीं ना चली, तो अब फिर कहाँ जाना है? तो ये जाएंगे नहीं वहाँ, सोल्यूशन नहीं देंगे ये मगर ये ये अपोज फैसला- करेंगे जो सोल्यूशन रियासत दे रही है। नहीं, अगर ये यूटर्न भी ले सकते हैं कि हम शिरकत ही नहीं करेंगे, बॉयकॉट कर सकते हैं। देखिए, ये आपका बड़ा जायज़ सवाल है। पहली बात तो ये है कि क्या गवर्नमेंट विल गो अहेड और नॉट। गवर्नमेंट की इंटेलिजेंस एजेंसियां गवर्नमेंट को बताएंगी कि ये आएंगे भी या नहीं आएंगे, या आखिरी वक्त पे ये नहीं आएंगे। अच्छा। अगर तो ये इंटेलिजेंस एजेंसियां ये कहती हैं कि ये आखिरी वक्त पे भाग जाएंगे तो गवर्नमेंट नहीं करेगी, बिकॉज फिर फ़ायदा क्या हुआ ये करने का। ये भी तो हो सकता है कि भाग जाने की रिपोर्ट मिले तो ये करें, कहें वो नहीं आए। हाँ, हो सकता है, बट मेरा ख्याल है फिर फ़ायदा कोई नहीं उसका, बिकॉज फायदा तो इस तरह भी नहीं है और इस तरह पार्लियामेंट भी के अंदर तो ये बातें हो सकती थी ना, ये सवाल। नहीं हुई ना पार्लियामेंट के अंदर, तो इस एपीसी से क्या मिलेगा इनको? ये एक समझे ना, ये एक पब्लिक रिलेशनिंग एफर्ट है या टॉकिंग शॉप है। हाँ, कि हमने Points सबको को कोशिश की इकट्ठा करने की, नहीं माने, बस अब हम क्या करें, मजबूर हैं, वी हैव टू गो अहेड। तो ये सियासी तौर पे पब्लिक रिलेशनिंग है। अच्छा। मगर इसकी ज़रूरत क्यों आई है पेश? इसीलिए आई है क्योंकि पार्लियामेंट के अंदर पीटीआई बात करने के लिए तैयार नहीं है किसी चीज़ के ऊपर। वहाँ तो हंगामी हालात क्रिएट करते हैं हर चीज़ के ऊपर, और वहाँ भी जब इसके ऊपर डिस्कशन हुई तो पीटीआई ने ठीक ठाक अपोजिशन की वहाँ। जी। और अब तो ये भी सुनने में आ रहा है कि पीपल्स पार्टी में भी कुछ थोड़े बहुत, बिलावल भुट्टो के भी कुछ एतराज़ हैं, और उनके भी कुछ सवाल हैं जिनके जवाब उनको नहीं मिल जी, रहे। आज उन्होंने तो ये इसलिए लोग जो है ना, ये जो बाकी सियासी जमातें हैं, हाँ। वो किसी इस किस्म की पॉलिसी का सबको सपोर्ट नहीं करेंगे। जो पॉलिसी जहाँ वो इम्प्लीमेंट होगी, अगर वो वहाँ के लोग उसके खिलाफ है, तो ये बाकी सियासी जमातें हुकूमत को सपोर्ट नहीं करेंगी। ओके, फिर उसके बाद हुकूमत का तो ये मौक़िफ़ पहले ही सामने आ चुका है ख्वाजा आसिफ का कि ऑपरेशन तो फिर भी हो जाएगा। सिर्फ सब इसका क्या कहने की जरूरत थी? मुझे ये बताएं। अगर आप मशावरत करने जा रहे हैं किसी किस्म की, तो पहले फिर अनाउंस करने की क्या जरूरत है? अब हुआ ये कि ख्वाजा आसिफ ने भी कह दिया है, तुसी आओ या ना आओ, मनो या ना मनो, इसी तक करना ही करना जी। है। उधर से आज कोर कमांडर्स ने भी ये कह दिया, ये तो होएगा ही होएगा। ज़रूरी है, तो हाँ। फिर तुसी क्यों, वाई आर यू होल्डिंग एन एपीसी, वाई? हाँ, ये हो सकता है सिर्फ ये सब- इसीलिए ये चीज़ें अब बात आगे दिनों में ये बातें उभरेंगी। लेकिन- सवाल किए जाएंगे, मौलाना ये पूछेगा, फलाना ये पूछेगा कि अगर आपने ये फैसले कर लिए तो फिर हमें क्यों बुला रहे हैं? देखिए सिर साहब, जो सवाल आप भी उठा रहे हैं कि रिपोर्ट नहीं हुआ कि किस किस्म का होगा, उसकी आउटलाइंस क्या होंगी ऑपरेशन की, क्या एपीसी में इस बारे में जितने लोग इनवाइटेड हैं उनको ब्रीफ किया जा सकता है? यार, एपीसी में नहीं ब्रीफिंग क्या देंगे आप? ये कोई, देखिए, एपीसी इज़ अ पब्लिक इवेंट। ओके। एपीसी जो है वो तो फिर सारी मीडिया की ब्रीफिंग होती है। उसके बाद एपीसी के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है कि हमने ये डिस्कस किया, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ। तो क्या एपीसी कोई खुफिया तो नहीं होती ना? एपीसी हाँ। इट्स एन ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस, इट्स नॉट अ अलायंस। सारे पाकिस्तान की पार्टीज को उन्होंने दावत दी है। तो ये तो पब्लिक नॉलेज में आएगा सारा कुछ, वहाँ क्या बात हुई, क्या नहीं हुई। और इसमें इन कैमरा ब्रीफिंग नहीं हो सकती? कैमरा ब्रीफिंग और चीज़ होती है। पार्लियामेंट में हो सकती थी कैमरा ब्रीफिंग, अच्छा। कि सब पार्टीज के नुमाइंदे आ जाएं और कैमरा में बाकी है। नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर इन कैमरा ब्रीफिंग्स हुई हैं, मगर ये नहीं हुआ। तो अब ये जो एपीसी कर रहे हैं, मैं आपका सवाल बड़ा जायज़ है, क्या ये होगी भी कि नहीं? क्या अभी डेट नहीं दी ना? नहीं, अभी तक तो अभी नहीं तो है। अभी तो वो अपने लोग भेजेंगे ना जी। मौलाना के पास भी और इधर उधर भी, और वो चेक करेंगे कि इनके इरादे क्या हैं, खान साहब के इरादे क्या हैं। अच्छा। ये आके वहाँ क्या शोर डालेंगे, या चुप करके बैठेंगे, या इत्तेफाक करेंगे, या क्या करेंगे? क्योंकि वो डिरेल तो नहीं होना चाहेंगे ना कि डिरेल हो जाए। तो मैं समझता हूँ अगले 3-4-5 दिनों में कुछ क्लैरिटी आएगी इसके ऊपर। चलें, ठीक है। ये तो एपीसी की एबीसी हमने समझी। इमरान खान साहब ने जो मीडिया से गुफ्तगू की है गैर रस्मी सहाफ़ियों से डयाला जेल में, उसमें जो एक और उन्होंने लॉन्च किया है अटैक, वो काजी फायज़ ईसा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, उनके हवाले से किया, और आइन के आर्टिकल 25 का भी हवाला दिया, पसंद नापसंद नहीं होनी चाहिए, और ये कि उन्हें समझ नहीं आता कि काजी फायज़ ईसा उनके हवाले से केसेस में कैसे आ जाते हैं। लेकिन इससे भी बड़ी बात जो है वो ये कि अगर उन्हें इंसाफ ना मिला तो वो भूख हड़ताल करेंगे। सिर साहब, इंसाफ से क्या मुराद है, और ये भूख हड़ताल किस तो फिर तरह आपने की? 3 सवाल खड़े कर दिए। पहला सवाल ये कि क्यों काजी फायज़ ईसा के ऊपर अटैक आ रही है? क्या वो कोई ऐसी चीज़ कर रहे हैं जो पहले कभी नहीं हुई? हाँ। दूसरा आपका सवाल का भूख हड़ताल। भूख हड़ताल। हाँ। अब बात यह है कि काजी फायज़ ईसा सब क्या कर रहे हैं जो कि बंदयाल साहब ने नहीं किया? सिर्फ ये कि बंदयाल साहब ऐसे कर रहे थे और काजी साहब ऐसे कर रहे हैं। तो खान साहब को उस वक्त तो याद नहीं आया ना कि बंदयाल साहब जो हैं, जो भी फैसले हो रहे थे वो खान साहब के हक़ में हो रहे थे। अब ये है कि इल्ज़ाम ये है कि काजी फायज़ ईसा साहब हर बेंच पे बैठ जाते हैं और उसको
मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, यही इल्ज़ाम है ना खान साहब का। तो अब बात ये है कि उस वक़्त चुप थे, अब आप बोल रहे हैं, तो ये सियासत है, ये दिस इज़ द वे इट इज़। अच्छा, अगला सवाल ये है कि खान साहब की भूख हड़ताल। अब देखिए जो केसेस हैं ना इस वक्त, 3 बड़े अहम केसेस हैं जिसमें काजी फायज ईसा साहब बैठे हुए हैं। जैसे मैंने कल कहा था कि पहला केस ये है कि रिजर्व सीट्स, दूसरा ये है कि इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स, तीसरा ये है रिकाउंटिंग कि किस स्टेज पे होगी और कैसे होगी एंड सो ऑन, कौन जजेस बैठेंगे एंड सो ऑन। तो बहुत अहम है। अगर ये जजमेंट जाती है ख़िलाफ़ रिज़र्व सीट्स के और खान साहब को रिज़र्व सीट्स नहीं मिलती जी, तो उसके साथ एक सिचुएशन बनेगी, और अगर खान साहब को वो सीटें मिल जाती हैं तो फिर एक और सिचुएशन बनेगी। ये हमने पहले भी डिस्कस किया। तो दिस इज़ क्रिटिकल। अगर खान साहब को सीटें मिल जाती हैं तो पार्लियामेंट का चलना मुश्किल हो जाएगा। अगर खान साहब को नहीं मिलती तो इनको 2/3 मेजॉरिटी मिल जाएगी, ये फिर धक्के लगा के बहुत कुछ कर सकते हैं कानूनी तौर पे जी। तो फिर जब वो कानूनी तौर पे करेंगे तो उस वक्त फिर और अदालतों के अंदर केसेस, हर चीज़ के ऊपर केस खुलेगा, ठीक है। और काजी साहब बैठे होंगे तो काजी साहब जो है उसको फिर मीडिएट करेंगे। तो ये इसलिए दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट केस। सिमिलरली ये जो था जिसमें अब गवर्नमेंट ने कानून बना दिया है कि जी रिटायर्ड जजेस होंगे ट्राइब्यूनल्स में, ये भी बहुत अहम था, मगर इस पर काजी साहब ने थोड़ी सी स्पेस दे दी, कि स्टे दे दिया। उन्होंने कहा हाँ आपस में मामलात कर लें और मगर स्टे वो दे अब दिया। ओवरटेक हो और वो गया। पहले वाले ट्राइब्यूनल्स खत्म कर दिए ना। तो मिल गई ना स्पेस, जी। मिल गई गवर्नमेंट को। जी। तो गवर्नमेंट ने उस स्पेस के अंदर एक कानून पास कर दिया। और तो मैं ये समझता हूँ ये बड़े अहम चीज़ें हैं, इसीलिए वो काजी साहब को अटैक कर रहे हैं। ओके। और ये भी लोग कह रहे हैं कि काजी साहब क्यों हर इम्पोर्टेंट केस में खुद क्यों बैठ रहे हैं, ठीक, पीटीआई रिलेटेड। हाँ। अब बात ये है कि यही बंदयाल साहब कर रहे थे जी। मगर उस वक्त हवा ऐसे चल रही थी। तो अब अनफॉर्चुनेटली ये जो सियासत चल रही है, और ये सियासत है बेसिकली, मैं आज कह दूं, देखिए जब सियासी जमातों के दरमियान इख्तलाफ होता है, लड़ाई झगड़े होते हैं, तो क्योंकि सियासतदान होते हैं वो रास्ते ढूंढ लेते हैं कॉम्प्रोमाइज़ के। जब रियासत के अदारों के दरमियान लड़ाई झगड़े शुरू हो जाए वो मुल्क के लिए बहुत ख़तरनाक होता है। ये पॉइंट इज़ वर्थ मेकिंग अगेन एंड अगेन, क्योंकि इस मुल्क में रियासत के इदारों के अंदर कभी इस किस्म की शदीद इख्तलाफ नहीं हुए जो कि आज नज़र आ रहे हैं। जी। तो इसलिए मैं समझता हूँ दिस इज़ फार मोर इम्पोर्टेंट द जुडिशरी एस्टेब्लिशमेंट क्लैश दैन द इमरान खान नून लीग क्लैश। दिस इज़ समथिंग वी शुड वरी अबाउट। ओके। इसके कॉन्सिक्वेंसेस कैन बी वेरी डेंजरस। सो कीपिंग दिस इन माइंड आई थिंक खान साहब हैज़ डिसाइडेड कि जैसे भी है काजी फायज ईसा स्टैंडिंग इन हिज वे, इनको निकालना है ताकि टिल्ट हो सके जुडिशरी टुवर्ड्स हिम। तो ये दिस इज हिज स्ट्रेटजी। अब आपने कहा वो भूख हड़ताल, जी, इंसाफ ना मिला तो यानी फैसले अगर हक में नहीं आते, हाँ, तो फिर तो बात यह है कि भूख हड़ताल आपने देखा कि पुराने ज़माने में भी, बरतानिया के ज़माने में भी बड़े बड़े सियासतदान भूख हड़ताल करते थे एज अ फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट। जी। इन महात्मा गांधी ने की, नेहरू ने की, जिन्ना साहब ने कभी भूख हड़ताल नहीं की थी, मगर नेहरू ने भी की थी और पटेल ने भी की थी और लोगों ने बड़ी की थी अगेंस्ट ब्रिटिश राज। ओके। ये एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस थी उस वक्त। अभी भी हाल ही में भूख हड़तालें हमने देखी हैं, 3 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, 5 दिन के लिए लोग माल रोड के ऊपर तंबू लगा के बैठ जाते हैं, प्रोटेस्ट कि हम भूख हड़ताल कर रहे हैं। फिर वो मीडिया पहुंच जाता है, फिर एक पब्लिसिटी होती है, सिंपैथी मिलती है। मेरा नहीं ख्याल सिंपैथी ज़्यादा मिलती है, बिकॉज लोग बड़े सिनिकल हैं। वो कह रहे हैं तो ख़त्म हो जाएगी 3 दिन, 4 दिन, 2 दिन बाद, और होता भी ऐसे ही है। फिर वो जूस पी लेते हैं, फिर वो उनको अस्पताल ले जाया जाता है, उसके बाद सारे भूल जाते हैं भूख हड़ताल हुई या ना हुई। जैसे यासीन मलिक साहब के साथ यासीन मलिक साहब आप देखें ना, उससे ज़्यादा डेडिकेटेड शख्स कोई नहीं था। उनको ले गए, उन्होंने बड़ी सख्ती के साथ भूख हड़ताल की, बट देन ही फेल, ही वाज अबाउट टू डाई, ब्लड प्रेशर की वजह से। तो वो फिर जब वो ये हुआ तो उसको उठा के ले गए अस्पताल, एंड देन ऑब्वियसली ही हैड टू कॉल ऑफ, उसको फीड करना पड़ा, तो भूख हड़ताल खत्म हो गई। या तो ये हो कि यू आर रेडी टू डाई। ओके। तो जो लोग भूख हड़ताल करते हैं उनमें से 100 में से एक ही होता है जो तैयारी करके आता है कि मैंने मर जाना है, मैंने सेक्रीफाइस करनी है। मेरा नहीं ख्याल खान साहब उस मूड में है, मगर अगर खान साहब ने कोई भूख हड़ताल की खुद कि जी मुझे जज को चेंज करो और मैं भूख हड़ताल कर रहा हूँ और मैं नहीं हटूंगा जब तक ये होता नहीं है,
दैट कुड क्रिएट अ वेरी सीरियस इशू फॉर PTI. PTI. यस, उसकी वजह यह है कि जज तब्दील नहीं होगा, एस्टैब्लिशमेंट पीछे नहीं हटेगी, गवर्नमेंट इसको समझाने की कोशिश करेगी और इवेंचुअली ही हैव टू बी टेकन टू द हॉस्पिटल. या तो ये ही हैज टू ब्रेक हिज भूख हड़ताल, विच विल नॉट लुक गुड. खान बड़ा तकड़ा आदमी है, नो वो डाउट. बड़ा सोच के करेगा कि अब मैं अगर करने लगाऊं तो फिर ये स्टेमिना तो खान डू साहब एंड का डाई वैसे है, ही. डू एंड डाई है. या मगर खान साहब को इस बात का पता होना चाहिए कि दूसरी तरफ भी इसी किस्म का स्ट्रॉन्ग नर्व्स हैं उधर. स्ट्रॉन्ग नर्व्स के अलावा डेस्परेशन भी तो है ना. हाँ. बहुत कुछ एट स्टेक है. ठीक. तो इसलिए इट्स नॉट द गवर्नमेंट एंड एस्टैब्लिशमेंट विल नॉट यील्ड, पीछे नहीं हटेंगे, वो कहेंगे कर ला तो करना. हाँ. तो मैं ये समझता हूँ दिस वुड बी अनदर डिजास्टर. यानी फायर बैक कर लेगा, फेल हो जाएगा. तो ये मेरा नहीं chances ख्याल हैं. खान साहब भूख हड़ताल करेंगे Okay. उस किस्म की. हाँ. एक और साथ ही अगर उन्होंने अपने साथियों को कहा कि वो करें, वो बेचारे थोड़ी बहुत करेंगे, उसके बाद फारग हो जाएंगे. तो काजी फायजी साहब पोजीशन चेंज करेंगे? नहीं. ओके, ठीक है. बहुत से सवालों के जवाब मिल गए. एक सवाल के साथ वापस आते हैं ब्रेक के बाद. शो में एक बार फिर खुश आमदीद सेठी साहब. तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली आ गई है. हाँ, तब्दीली आ गई है, यूके में आ गई है. यूके में आ गई है मदर डेमोक्रेसी हमारी, जिनसे हमने ये नहीं सीखा कि इंतखाब में हार कैसे मानते हैं, ग्रेसफुली शिकस्त को तस्लीम कैसे करते हैं. ये आज नज़ारा देखने को जब मिला ना तो दिल बाग बाग हो गया. मगर आशा, यूके में तो हमेशा ऐसे ही होता है, क्योंकि ये कोई नई बात तो नहीं है. हमेशा से ऐसे हुआ है? ऐसे ही हमेशा ऐसे ही होता है. अच्छा. जब आराम से स्टेप असाइड हो जाते हैं और वो जो नया प्राइम मिनिस्टर है वो चला जाता है क्वीन को मिलने. अच्छा. और ख़त्म हो जाती है अब बात. तो किंग को मिले. अब तो क्वीन को मिलेंगे. तो ये ऐसे ही Long है. live, सो आई हाँ. डोंट थिंक दिस इज सरप्राइजिंग. अच्छा. ये यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर वो अमेरिका में जो हुआ और जो पाकिस्तान में होता है वो नहीं होता. अच्छा. डोनाल्ड ट्रंप ने जो किया था ना, हाँ. वो वहीं हो सकता था. वहाँ भी लोग शॉक में चले गए थे जी. कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये क्या किया है पिछली इलेक्शन में जब वो हारा था. हाँ. तो इसलिए यूरोप में भी नहीं होता. बड़ी एटिकेट और बड़े तरीके के सारा कुछ ट्रांसफ़र ऑफ पावर होती है. और यूके में तो बहुत ज़्यादा पोलाइटनेस के साथ होती है. तो ये कोई नई बात नहीं है. लेकिन बड़ा अच्छा महसूस हुआ और दुआ ये दिल से निकली कि हम भी उसको रेसिप्रोकेट करें. यहाँ पर भी कुछ ऐसे मुजाहरे देखने को मिले. चले वो छोड़ें ख्वाहिशात, वो कहते हैं ना इफ़ द विशेस वर हॉर्सेस. लेकिन आपने जो यूरोप की मिसाल दी और अमेरिका की, उससे हट के पॉलिटिक्स हमने यहाँ पर रिफ्लेक्ट होती देखी है यूके में कि 14 साल बाद एक पार्टी का कमबैक हुआ और कियर स्टामर उन्होंने जैसे पार्टी को एक नई रूह उसमें फूकी है और अब वो वज़ीर आज़म बन चुके हैं बरतानिया के. तो ऋषि सुनक की पॉलिसीज़ को डिज़ास्ट्रस कहा जा रहा है और गुड रिडेंस के आर्टिकल्स लिखे जा रहे हैं. बट फॉर यू हाउ इज़ दिस चेंज गॉना बी? देखिए, पहली बात यह है कि ऋषि सुनक को गुड रिडेंस नहीं कहा जा रहा, कंजर्वेटिव पार्टी. बिकॉज कंजर्वेटिव पार्टी के जो पिछले 3 प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, दे हैव बीन डिजास्टर्स. बोरिस जॉनसन वाज अ डिजास्टर, लिज ट्रस वाज अ डिजास्टर और अब ऋषि इज बीन अ डिजास्टर. देखिए, जितने कंजर्वेटिव पार्टी में निकले हैं ना, पर्सनल लेवल के भी, फ्रॉम कोविड के ज़माने में पार्टियां हो रही थी 10 डाउनिंग स्ट्रीट में. और इंग्लैंड के अंदर ये चीज़ें बड़ी अहम, इसको बड़ी सीरियसली लिया जाता है, बड़ी एटिकेट है ना वहाँ. या और इसी तरीके के साथ लिज ट्रस ने जिस किस्म की 6 हफ्ते रही है या बहर 10 हफ्ते रही है, वो वेरी शॉर्ट पीरियड. हाँ, वेरी शॉर्ट पीरियड. और उसकी शी जस्ट कुडंट मैनेज इट. और उसकी जो इकोनॉमिक पॉलिसीज थी, दे वर इवन अ बिगर डिजास्टर देन एनीथिंग एल्स. बैंक ऑफ इंग्लैंड में हार भी गई एक्सचेंज, और वो खुद भी नहीं जीती. हाँ, हार गई. और लोगों ने रिजेक्ट कर दिया जी. तो ये था कि काफ़ी केओटिक कंजर्वेटिव पार्टी की जो सिंस बोरिस जॉनसन बड़ी कंजर्वेटिव, बड़ी केओटिक किस्म की उनकी गवर्नेंस रही है. दूसरी बात यह है कि कंजर्वेटिव 14 साल, देखिए जितने साल एक पार्टी रहती है ना, उतने साल उतनी ज़्यादा चांसेस उसकी हो जाती छुट्टी होने की उसकी. लोग थका जाते हैं ना, नई जनरेशन आ जाती है ना. यहाँ भी आपने देख लिया, जो पुरानी पार्टीज़ हैं उनको लोगों ने रिजेक्ट कर दिया. तो हर जगह पे 8-10 साल के बाद लोग तब्दीली जाते हैं नेचुरल प्रोसेस. हाँ, और बड़ी रेयर होता है कि 3rd टर्म अब नरेंद्र मोदी को मिल गई है. इधर कंजर्वेटिव पार्टी को मिल गई थी, मगर वो नहीं कर सके सस्टेन. तो ये है कि ये तो आई थिंक इट्स थोड़ा सा इशू ये है कि लेबर पार्टी ने भी जब अपनी लीडरशिप चेंज की, वो इसलिए चेंज की, वो उनका जो पहले जो जेरेमी कॉर्बिन जो वो ही वाज टू फार लेफ्ट. और इंग्लैंड एक्सट्रीम्स में नहीं जाते,
वो हमेशा सेंटर में रहते हैं। सेंटर उनकी तबीयत ही इस किस्म की है कि वो किसी किस्म की एक्सट्रीमिज्म को पसंद नहीं करते, वेदर इट्स लेफ्ट एक्सट्रीमिज्म और राइट। इसीलिए राइट को उन्होंने नाइजल फराज जो है उनको रिजेक्ट किया है, और वो हमेशा सेंटर लेफ्ट सेंटर राइट, इधर नहीं, पूरी लेफ्ट और पूरी राइट वाला इंग्लैंड में होता ही नहीं है। अलबत्ता फ्रांस में आपने देख लें कि वहाँ राइट को बहुत बड़ी स्विंग हो रही है जी। इसी तरीके के साथ इटली में, नॉर्वे में स्विंग्स हो रही हैं। तो फ़र्क ये हुआ है कि अमेरिका में भी स्विंग है जी। वहाँ का फार राइट अब राइट बन गया और जो वहाँ लेफ्ट कभी हुआ ही नहीं है। सो आप सही कह रही हैं कि वहाँ अवाम कुछ और कर रही है और यहाँ इंग्लैंड में कुछ और हो गया, रिवर्स ही हो गया। मगर इसमें एक चीज़ नहीं भूलनी चाहिए, क्या? इसमें कंजर्वेटिव पार्टी की बड़ी खामियां है और लेबर ने कोई तीर नहीं मारा। उसकी वजह इसीलिए मैं कहता हूँ ना, ये राइट लेफ्ट की गवर्नमेंट बनने जा रही है, सॉरी सेंटर लेफ्ट की, सेंटर लेफ्ट की। ये जो लेबर पॉलिसी जो है ना, ये इसे कहते हैं, ये जो कीथ स्टार्मर साहब हैं, ये इज़ अ वाटर डाउन वर्जन ऑफ द अर्लियर। तो देखिए ना, ये साहब जो हैं ये एक किस्म की कार्बन कॉपी नहीं है मगर छोटी मोटी कॉपी है ऑफ टोनी ब्लेयर। टोनी ब्लेयर भी जो था वो लेफ्ट का बनना था उसने, मगर वो बन गया सेंटर का प्राइम मिनिस्टर। इसकी पॉलिसीज़ और टोनी ब्लेयर की पॉलिसीज़ में बहुत कम फ़र्क है। अच्छा। सो यू सी, यू कैन इमेजिन कि इसने कोई इनकलाबी चीज़ नहीं करनी। तो ये सेंटर की गवर्नमेंट होगी, लेफ्ट की गवर्नमेंट नहीं होगी। अच्छा। और दूसरी चीज़ ये है कि इसने 2-3 चीज़ें ये ज़रूर करेगा। अच्छा। मगर कोई उसमें इनकलाबी चीज़ नहीं होगी। तो इसलिए देखो ना, ये ट्रम्प के साथ ठीक ठाक काम करेगा। अच्छा। दूसरी चीज़ ये है कि ये यूक्रेन के ऊपर इसकी वही पॉलिसीज़ होंगी जो कि कंजर्वेटिव पार्टी की हैं। इसी तरीके के साथ पब्लिक स्पेंडिंग नहीं करेगा ज़्यादा। अच्छा। तो नेशनल हेल्थ के ऊपर थोड़ी बहुत करेगा, मगर इसके अलावा कोई ख़ास नहीं करेगा। और मगर एक चीज़ ज़रूर करेगा, क्योंकि टोरीज ने जो गरीबों के ऊपर टैक्सेस थे ना, वो कम नहीं किए थे। अच्छा। अमीरों के ऊपर कम कर दिए थे, गरीबों के ऊपर कम नहीं किए थे। ये गरीबों के ऊपर टैक्स को थोड़ा सा इसको स्टेबलाइज करेगा। सो इस किस्म की चीज़ें होंगी। मगर यूक्रेन के ऊपर, नेटो के ऊपर, मेरा ख्याल है सिर्फ इमिग्रेशन के ऊपर टाइट ज़रूर करेगा, मगर वो रवांडा पॉलिसी वो नहीं एक्सेप्ट करेगा। बिकॉज डोंट फॉरगेट, स्टार्मर वाज अ ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट। yes. ये लॉयर रहा है ह्यूमन राइट्स का। हाँ. तो ये रवांडा वाली पॉलिसी जो है ना कि लोगों को असाइलम वहाँ जो आए हैं उनको निकालना है तो उनको भेज देंगे रवांडा, वो नहीं करेगा। बड़ी बैकलैश आई है फ्रॉम द इमिग्रेंट्स कम्युनिटी दे। तो ये इस किस्म की चीज़ें नहीं करेगा। मगर मैं समझता हूँ ब्रेक्सिट, यूरोप, ये वो वगैरह वही पॉलिसीज होंगी जो कि। अच्छा, ब्रेक्सिट को रिव्यू नहीं किया जा सकता? नहीं, कुछ नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। अच्छा। हाँ, और सो मैं समझता हूँ कि ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा यूके में विद द अराइवल ऑफ द लेबर पार्टी। छोटे छोटे मार्जिनल चेंजेस ज़रूर होंगे, मगर नथिंग वेरी सब्सटैंशियल। तो ये है कि देखना ये है कि एक साल के बाद लेबर का क्या हाल होता है। ओके। वेदर लेबर विल लिव अप टू इट्स प्रॉमिस ऑफ चेंज, बिकॉज इसमें कोई चेंज वाली चीज़ नहीं है। हालांकि ये इसका एजेंडा ये है कि तब्दीली आ रही है, और लोग भी ये तवक्को करें कोई तब्दीली आएगी। तब्दीली क्या आएगी? मैं समझता हूँ कोई मेजर तब्दीली नहीं आएगी। इसलिए मे बी ए ईयर डाउन द लाइन वील सी कि अगर देखिए ना, एक कंजर्वेटिव ज़माने में इकोनॉमी बैठ गई जी, ठीक, और लिविंग स्टैंडर्ड से लोगों के वो गिर गए। इसी तरीके के साथ पब्लिक सर्विसेज, नेशनल हेल्थ सर्विस जैसी चीज़ें ये डिटेरियोरेट कर गई, और नेशनल डेट सबसे ज़्यादा थी ड्यूरिंग द कंजर्वेटिव टाइम। याद नहीं आता कि पाकिस्तान में भी वही हो रहा है, डेट बढ़ गई है, लिविंग स्टैंडर्ड्स गिर रहे हैं, ऐसे ही है ना। लेकिन कोविड का भी तो उसमें इम्पैक्ट हुआ ना। हाँ, वो कोविड तो 1-2 साल थी ना, यहाँ भी कोविड चली है, हर जगह पे चली है, तो अमेरिका में भी चली है। कोविड तो अफेक्टेड एवरीबडी, मगर उसके बाद रिकवरी नहीं हुई ना। रिकवरी भी तो होनी थी, कोविड तो 2 साल पहले थी, तो अब रिकवरी होनी चाहिए थी, रिकवरी नहीं हुई। एंड सो आई थिंक एक बड़ा रीसेट नहीं कर सकते ये, यहाँ 400 पार मोदी साहब नहीं कर सके, वो कर गए। लैंडस्लाइड विक्ट्री उन्हें कहा जा रहा है कि उन्होंने हासिल कर ली है। वो एक मजबूत वज़ीर आज़म के तौर पर कोई बड़ी चेंजेस नहीं कर पाएंगे इकोनॉमी के हवाले से? आई डाउट इट। ठीक है, थोड़े बहुत इंटरेस्ट रेट शायद गिर जाए, मगर मैं नहीं समझता कोई एनी रेडिकल चेंज आएगी। एक बात मैं आपसे कहूँ, लोगों को ये पता नहीं है कि लेबर ने 400 से तो ऊपर सीटें ले ली हैं और कंजर्वेटिव्स को 100 ही मिली हैं लगभग। बाकी जो है कोई 50 के करीब इधर उधर हो। डिफरेंट। मगर जो वोट पड़ा है, एक तो हाई टर्नओवर
नहीं थी इतनी जितनी होनी चाहिए थी। दूसरी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि जितना वोट पड़ा है लेबर को, उससे ज़्यादा वोट पड़ा है कंजर्वेटिव्स को और राइट विंग को मिला के उनका वोट बैंक ज़्यादा है फ्रॉम दैट ऑफ लेबर। वही ना, ऑपोजिशन का ज़्यादा है। ऑपोजिशन का ज़्यादा है। तो इसका ये मतलब है कि ये जो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मार्जिन्स के ऊपर बहुत कुछ हुआ है और बहुत से लोग हैं वो लॉस्ट देयर सीट्स बिकॉज उनकी पर्सनैलिटीज इस किस्म की थी या उनकी आवाम ने पॉलिसीज नहीं एक्सेप्ट की या उनके बंदे नहीं निकले बाहर, कंजर्वेटिव्स के बंदे नहीं निकले बाहर। वो लेबर को तो वोट दे नहीं सकते थे, कंजर्वेटिव पार्टी को देना, राइट विंग को देना नहीं चाह रहे थे। तो मैं ये समझता हूँ, नो डोंट अंडर एस्टिमेट। इसका ये मतलब नहीं है कि ब्रिटेन की आवाम इज़ वांटिंग अ चेंज। मेजॉरिटी जो है वो अभी भी राइट ऑफ सेंटर है, लेफ्ट ऑफ सेंटर नहीं है और ना सेंटर में है। तो ये इसलिए इट विल नॉट बी इजी फॉर दिस गवर्नमेंट बिकॉज बाहर भी और मीडिया भी, don't forget media in UK is broadly right wing, especially the tabloids. So it's going to have a difficult time. तो वहाँ के मीडिया की तारीफ तो इमरान खान साहब भी करते थे। जो मेरे पर्सपेक्टिव में बहुत से पाकिस्तानी के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है सेठ साहब, वो ये सवाल है कि लेबर 14 साल के बाद आई है और इमिग्रेंट्स के हवाले से, स्टूडेंट्स के स्टडीज़ के हवाले से बहुत सी पॉलिसीज़ चेंज हुई और ज़्यादा मुश्किल हुई इमिग्रेशन भी। ये वज़ीर आज़म क्या तब्दीली ला सकते हो, उसमें कुछ अच्छा हो सकता है? 1.6 मिलियन अप्रॉक्सीमेटली पाकिस्तानीज़ आते हैं, तो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ पाकिस्तानी तो नहीं, देखिए लेबर जो है वो बड़ी कॉशियस रही है टुवर्ड्स पाकिस्तान। कंजर्वेटिव्स ने हमेशा सपोर्ट किया राइट विंग गवर्नमेंट्स को पाकिस्तान में। अच्छा। मगर जो लेबर है इज़ ऑलवेज बीन अ लिटिल, मगर मैं नहीं समझता कि कोई एनी फंडामेंटल चेंज आएगा ब्रिटिश फॉरेन ऑफिस का टुवर्ड्स पाकिस्तान। जो अभी पॉलिसीज चल रही है ना, यही चलेंगी, कोई इसमें तब्दीली मुझे नज़र नहीं आ रही। मोर बेटर लॉबिंग। हालांकि इंटरेस्टिंग बात यह है कि ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर जो नए बने हैं या बनने जा रहे हैं, वो ह्यूमन राइट्स की तरफ उनकी तवज्जो होनी चाहिए, क्योंकि सारी उम्र उन्होंने एज अ लॉयर फॉर ह्यूमन राइट्स प्रैक्टिस की है। लेकिन उन्होंने जेरेमी कॉर्बिन की कश्मीर पॉलिसी को टो नहीं किया, चेंज कर दिया उसको। तो अब बात यह है कि क्या वो इमरान खान की ह्यूमन राइट्स के लिए लड़ेंगे, क्या वो डोनाल्ड ट्रंप लड़ेगा, ये सारे सवाल अब आगे आएंगे। मैं नहीं समझता कि खान साहब के लिए कोई रिलीफ होगी। बातें ज़रूर हो सकती हैं, जनरल बातें। अच्छा। मगर क्या कोई स्पेसिफिक बातें होंगी, आई डाउट इट। चलें ठीक है, वहाँ पर रिलीफ है या नहीं, वहाँ पर एक रिलीफ अनाउंस किया गया जिसकी बात एक ब्रेक के बाद आके करेंगे। शो में साथ देने का शुक्रिया। मुल्क के तूलो अर्ज़ में जो झटके सबसे ज़्यादा महसूस किए जा रहे हैं वो बिजली बिल्स के हैं। लोग अपनी कीमती अशिया बेच कर इस वक्त बिजली के बिल्स अदा कर रहे हैं और हर महीने खामखा का डिप्रेशन अवाम में रहना शुरू हो गया है कि पता नहीं इस महीने कितना बिल आता है। और इतनी शदीद गर्मी में लोग गुजारा करते हैं एक पंखे पे, कोशिश करते हैं कि बिजली इस्तेमाल ना करें क्योंकि जो उनकी स्पेंडिंग है उससे कई गुना ज़्यादा बिल आ रहा है। सेठ साहब, हर कोई घबराता है। तो इसका एक इलाज ये कि हुकूमत किसी ना किसी हद तक कोशिश करे रिलीफ देने की, लेकिन ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा था। आपने भी कल के शो में बात की और एक ट्वीट करके अपील भी की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब से, और कल के शो में आपने कहा कि डाइवर्ट करनी चाहिए रकम कुछ मनसूबे से, क्योंकि डेस्परेशन जो आवाम की उसे कंट्रोल करना ज़्यादा ज़रूरी है। तो ऐसे लगता है कि मरीम नवाज साहिबा फील कर रही हैं इस वक्त द हीट, और उन्होंने फौरी तौर पर ये शमसी तवानाई के 2 बड़े मनसूबे जो हैं वो तैयार किए। फिजिबिलिटी स्टडी उस पर काम हो रहा है। 50 से 200 यूनिट तक जो बिजली इस्तेमाल करते हैं उनको तो मिलेगा मुफ्त सोलर, और जो 200 से 500 यूनिट तक हैं उसके लिए 25% पे करें तो 75% पंजाब गवर्नमेंट देगी। ये कितना बड़ा इनिशिएटिव है इन हालात में? आयशा, देखिए इसमें 3 चीज़ें हैं। पहली बात तो यह है कि जैसे ही मरियम बनी थी चीफ मिनिस्टर, तो पहले हफ्ते के अंदर ही उन्होंने ये फैसला किया था कि कोई रिलीफ देनी चाहिए। उनको पता था ये आगे क्या होने जा रहा है, बिकॉज जाहिर है घर में तो डिस्कशंस होती हैं ना, प्राइम मिनिस्टर आते हैं वहाँ बैठ के डिस्कशंस होती हैं। उन्हें पता था कि ये बिजली का मसला बहुत सीरियस बनेगा। तो उन्होंने पहले दिन से ये इनिशिएट कर दिया था कि तैयारी करें कि हमने पंजाब में देनी है लोगों को जब बिजली उनको हिट करेगी सबको। तो उसके ऊपर काम शुरू हो चुका था। अच्छा। सोलर पॉलिसी क्या हमारी होनी चाहिए, पैसे कहाँ से आएंगे, कितनी सब्सिडी देंगे, किस तरीके से ये होगी, टेक्निकल इश्यूज़ क्या होंगे, कैसे होंगे। सो ये सारी बातें जो हैं इसके ऊपर ऑलरेडी तैयारी हो रही थी। अब उन्होंने देखा कि हालात और बिगड़ रहे हैं, तो और उन्होंने फिर एक मीटिंग की है जिसके अंदर सबको बुलाया है और कहा आपको कहा था कि तैयारी करके आए, अब आप बताएं कैसे ये होगा, हमने करना है ये। तो आई थिंक शी इज़ टेकन अ ग्रेट इनिशिएटिव।
और मैं समझता हूँ शी इज़ वेरी सीरियस। काश के शहबाज शरीफ साहब को भी इस बात का एहसास हो जाए कि उनको भी कुछ चाहिए कुछ करना, नहीं तो सड़कों के ऊपर लोगों का आना जो है वो ऐन मुमकिन है कि जिस तरीके से जुल्म हो रहा है गरीबों के ऊपर वो किसी वक्त भी बाहर निकल सकते हैं और लड़ाई झगड़े शुरू हो सकते हैं। तो मैं समझता हूँ इट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव। इसके बारे में मैं आपको 3-4 चीज़ें बता दूँ जो मेरे इल्म में है। पहली बात तो ये है कि पैसे कहाँ से आएंगे जी। ये सब्सिडी है ना एक किस्म की, अप टू 150 या 200 हमने सारी जो सोलर एनर्जी बनानी है उसका जो इन्वेस्टमेंट है वो गवर्नमेंट करेगी, ठीक है, और उसके बाद लोगों को सोलर एनर्जी मिलेगी ताकि उनके ये बिल शिल्स खत्म हो जाए। तो ये एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है। पैसे कहाँ से आएंगे? 2 सोर्सेज हैं पैसे। एक तो ये कि बाकी जहाँ जहाँ आपने खर्चे करने हैं, सड़कों के ऊपर करने हैं, ब्रिजेस के ऊपर करने हैं, कोई और प्रोजेक्ट्स हैं आपने जो लगाने हैं, उनके पैसे कम करने पड़ेंगे। यही तजवीज़ मैंने अपनी ट्वीट में भी दी है कि आप पीएसटीपी को कम करें या प्रोविंशियल पीएसटीपी जो है उसको कम करना पड़ेगा। और फैसला उन्होंने कर लिया कि 1 साल के लिए अगर उसको कम कर देते हैं तो कोई हर्ज नहीं है, आवाम को रिलीफ देना बड़ा ज़रूरी है। मैं समझता हूँ सियासी तौर पर भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये फिर किसी वक्त डिस्कस कर लेंगे। बिकॉज अगर इस गवर्नमेंट की छुट्टी हो जाती है फॉर वन रीज़न और अनदर तो सबसे ज़्यादा डज लगेगी मुस्लिम लीग नून को, बिल्कुल, ठीक है ना, और पंजाब में उड़ जाएंगे ये, यही तो उनकी बेस है। तो मरियम का जो जॉब है टू सिक्योर पंजाब, कल को छुट्टी हो जाती है फेडरल गवर्नमेंट की तो पंजाब के अंदर क्या होगा क्या नहीं होगा एंड सो ऑन। तो वो शी इज़ वेरी कंसर्न्ड, तो इसलिए वो ये सोलर की तरफ जा रही। दूसरी चीज़ ये है कि पूरे पैसे तो कुछ प्रोजेक्ट्स हैं वो ऑन गोइंग है, उनको तो आप रोक नहीं सकते, वो पीछे से आ रहे हैं, उनको चलाना है। तो फिर ये क्या है, इन्होंने बैंक ऑफ पंजाब से बात की है और बैंक ऑफ पंजाब जो है वो लोन्स देगा। अच्छा। वो गवर्नमेंट को भी लोन देगा और उधर जो लोग सोलर लगाना चाहते हैं उनको भी लोन देगा, उसकी भी पॉलिसी बन रही है। और इन्होंने टाई अप कर लिया विद बैंक ऑफ पंजाब विच इज़ वेरी गुड। अच्छा। दैट्स गुड इनिशिएटिव बाय द बैंक ऑफ पंजाब प्रेसिडेंट। सो एक तो ये, दूसरा ये कि इसमें टेक्निकल इश्यूज बड़े हैं, बहुत टेक्निकल इश्यूज प्रॉब्लम। देखिए गरीबों के घर के ऊपर छतें नहीं होती उस किस्म की, क्योंकि एक दूसरे के साथ लगे हुए होते हैं, कोई ऊपर होता है कोई नीचे होता है, फ्लैट छत बड़ा मुश्किल होता है, ठीक है ना। तो वहाँ आप छत के ऊपर कैसे लगाएंगे? तो वहाँ पर ये प्लानिंग करनी पड़ेगी कि इतना बड़ा ये पूरा इलाका जो है यहाँ छतों के ऊपर नहीं हो सकता, यहाँ कोई कम्युनिटी कोई के ऊपर वहाँ सोलर का बनाना पड़ेगा और वहाँ से फिर बिजली देनी पड़ेगी टू द वेरियस फीडर्स। तो वो क्लस्टर्स उसको भी बनाएंगे, ये कि इधर इतने देनी है इस जगह से, किसी पार्क में लगा देंगे बहुत बड़ी, या कोई टावर बनाएंगे वहाँ करेंगे एंड सो ऑन। तो इससे बड़े टेक्निकल इश्यूज हैं, तो ये इंशाल्लाह करेंगे ये, फ्रॉम व्हाट आई कैन टेल इट्स अ वेरी सीरियस इनिशिएटिव। एंड मैं दाद देता हूँ कि ये सबसे पहला सीरियस इनिशिएटिव जो मैं देख रहा हूँ, ना सिंध में ऐसा इनिशिएटिव हुआ है, ना फेडरल गवर्नमेंट ने कोई ऐसा इनिशिएटिव लिया है। एंड आई मस्ट गिव फुल मार्क्स कि उन्होंने, मरियम ने ये एहसास किया है कि ये सियासी तौर पर भी और वैसे भी एज अ पॉवर्टी एलिविएशन स्ट्रैटेजी दिस इज वेरी गुड। आई होप इसको जितनी जल्दी हो सके इसको इम्प्लीमेंट किया जाए। जाते जाते मैं ये कह दूँ कि अफसोस इस बात का है कि फेडरल गवर्नमेंट ने कोई इस किस्म की पॉलिसी अभी तक नहीं बनाई कि वो भी इस किस्म की कोई पॉलिसी सोलर की बनाए। वो तो जिन लोगों के पास सोलर लगे हुए हैं उनको टैक्स करने का सोच रहे हैं। ये बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने आपका कि कुछ बाबुओं का मशवरा था, एक बाबू का कि उधर टैक्स लगा दें। उधर तो कंफ्यूजन ही बहुत है, बहुत कंफ्यूजन। आईपीपीएस के साथ आप रीनेगोशिएट करने के बजाय आप इधर टैक्स लगाने का, और वो भी मसले हैं जी, इतना आसान नहीं है रीनेगोशिएट करना, मगर कम से कम एफर्ट तो होना चाहिए, नजर तो आए ना कि आप कर रहे हैं, आपको तकलीफ है की है। और इन हालात में अगर आप उनको बेइज्जत करते हैं और थोड़ा बहुत प्रेशर डालते हैं आवाम का और मीडिया का, तो शायद वो पीछे हट जाए, रीनेगोशिएट कर लें। तो आई थिंक इट्स टाइम इस किस्म के इनिशिएटिव शुड बी टेकन। फेडरल गवर्नमेंट इज लैकिंग इन दिस। चलें, और लेकिन दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि जो ओवर बिलिंग है प्रोटेक्टेड सार्फिन पे, उस पे भी एफआईए लाहौर ने कम से कम कार्रवाई का आगाज़ कर दिया। ये भी एक और अच्छा इकदाम है। आपके सवालों का रहेगा इंतजार अगले प्रोग्राम तक के लिए, लेने के बाद।